ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड शू को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज के डॉर्म से निकलकर कहीं और पे रहने के लिए जा रही होती है। तभी शू की फ्रेंड जिया उसे कॉल करके पूछती है कि मैंने सुनी कि तुम्हारा और जियांग का ब्रेकअप हो गया, लेकिन सिर्फ इस वजह से तुम डॉर्म से निकलकर कहीं और रहने क्यों जा रही हो। तो फिर शू याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दिन शू ने अपने बॉयफ्रेंड जियांग की सारी बातें सुन ली थी कि कैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसकी मजाक उड़ा रहा था, जब वो लोग उसे कह रहे थे कि शू तो कितनी बेकार से दिखने वाली लड़की है और इतनी पतली सी है और हर दिन ग्लासेस पहनी रहती है, तुम्हें क्या ऐसी लड़की पसंद है? जियांग तुम तो इतने हैंडसम और फेमस भी हो, तो तुम ऐसी लड़की को क्यों डेट कर रहे हो? तो फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं तो बस उसके साथ खेल रहा हूँ, इसलिए तुम लोग इतना सीरियस मत हो। जैसे ही शू ये सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शू अब अपने नई जगह पे रहने के लिए आ चुकी है। शू की फ्रेंड जिया उसे इस बारे में पूछती है कि तुम तो जियांग को हाई स्कूल टाइम से लाइक करती थी और फाइनली कॉलेज आकर तुम दोनों डेट करने लग गए थे, तो अचानक से तुमने उससे ब्रेकअप क्यों करी? तो शू कहती है कि क्योंकि वो और मैं एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं थे, और वैसे भी मुझे अपने काम के लिए भी तो डॉर्म से दूर रहना था ना, तो मेरे काम के लिए अच्छा है यहाँ पे रहना। तो फिर जिया मान जाती है और कहती है कि वैसे तुम अपनी नई जगह पर किसके साथ रह रही हो, क्या तुम्हारा कोई रूममेट है? शू कहती है कि हाँ रूममेट तो है और मैंने सुनी हो कि वो भी कोई कॉलेज स्टूडेंट ही है। तो फिर जिया कहती है कि वो लड़का है या लड़की? तो शू बताती है कि वो लड़का है। ये सुनते के साथ ही जिया शॉक होती है और कहती है कि तुम एक लड़के के साथ रूम कैसे शेयर कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, तुम एक इनोसेंट सी रैबिट हो जिसको कुछ भी समझ नहीं है, तुम्हारा कोई भी फायदा उठा लिया तो शू कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, देखो मैंने तो आज डिसाइड कर लिया कि मैं आज से 2 चीज स्टार्ट करने वाली हूँ। पहला तो ये कि मैं अब जियांग से 100 गुना ज्यादा हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी, और दूसरा ये कि आज से ही मैं इस ग्लासेस को पहनना बंद कर रही हूँ और मैं उस जियांग को दिखा के रहूंगी कि मैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और उसने मुझे बहुत ही कम समझा था। तो फिर जिया कहती है कि वैसे तुम तो हर दिन नॉवेल लिखने के लिए अपने घर में बैठी रहती हो, तो क्या तुम ड्रीम देख रही हो कि एक टॉल हैंडसम एप्स वाला रिच गाय जिसका टेम्पर भी अच्छा हो और वो कुकिंग में भी अच्छा हो, वो अचानक से तुम्हारे घर पे आ जाए और उसे तुमसे प्यार हो जाए? तो शू कहती है कि क्या पता 8% चांसेस हो मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिलने की। तभी यहाँ पर शू का आवाज आने लगती है कि कोई घर में आ रहा है और वो कोई और नहीं हमारी ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम जैन है। वो अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसका फ्रेंड पूछ रहा होता है कि आज कितने की बिल बनी, तो जैन बताता है कि 13,000। उसका फ्रेंड उसे थैंक्स कर रहा होता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरी जगह ले लिए थे। फिर जैन अंदर आते के साथ ही शू को देखता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी नई रूममेट हो? तो शू से हाँ बोलती है और सोचती है कि इसके ऊपर से लड़कियों की परफ्यूम की कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है और खास करके इसकी रोज की सैलरी 13,000 है और ये रात में काम करता है, तो कहीं ये कोई मेल मॉडल तो नहीं है? फिर जैन यहाँ शू को अपना नाम बताने लगता है तो शू भी उसे अपना नाम बताती है। फिर वो सीधा अंदर रूम में चला जाता है और शू का फोन चालू था तो उसकी फ्रेंड जिया ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि तुम तो सच में कितनी लकी हो चुकी हो, तुम्हारा रूममेट तो इतना अच्छा है, तो चलो किसी दिन मैं उसे देखने के लिए तुम्हारे घर पे जरूर आऊंगी, हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारी सेफ्टी के लिए। फिर शू कॉल रख कर इस बारे में सोचने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा ये रूममेट एक मेल मॉडल है। फिर वो सपना देखने लग जाती है जिसमें जैन उसे सेड्यूस कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड और मेरे में से कौन ज्यादा हैंडसम है? तो शू तो बस उसे देखती रह जाती है और फिर वो ये सपने से जागती है और सोचती है कि आज मेरा यहाँ फर्स्ट डे है और मैं अपने रूममेट के बारे में ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ। फिर इसके बाद शू अपनी लिखी हुई नॉवेल के सारे कमेंट्स पढ़ने लगती है और सभी लोग उसके बारे में कह रहे होते हैं कि आखिर इस नॉवेल की ऑथर क्या छोटी बच्ची है, इसे तो रोमांस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इससे बेहतर होगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर ले और बॉयफ्रेंड नहीं है तो जाके बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। शू सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि अपने उस मेल मॉडल रूममेट के पास जाकर उससे कुछ टिप्स ले लूँ। फिर इसे बाहर जाने की आवाज आती है तो ये सोचती है कि रात के 10:30 बज रहे हैं और वो इतने टाइम पर बाहर क्यों जा रहा है, अच्छा हाँ क्लब में अपनी नाइट टाइम वाली जॉब करने जा रहा होगा। फिर शू सोचती है कि अभी तो मुझे कुछ भी लिखने का इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, चलो मैं भी बाहर जाकर वॉक कर लेती हूँ और फ्रेश एयर ले लेती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन अपने फ्रेंड हान के साथ वीडियो गेम्स खेलने के बाद वापस आ रहा होता है और जैन का फ्रेंड हान उसकी बहुत तारीफ कर रहा होता है कि तू तो वीडियो गेम खेलने में कितना ज्यादा माहिर है, तूने फिर से मेरे लिए कंपटीशन जीत गया, तू सच में एक कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट है, चल मैं तेरे को आज बहुत ही अच्छी ट्रीट देता हूँ और तेरे को ड्रिंक करवाता हूँ और तुझे रिलैक्स करवाता हूँ।
तो जैन कहता है कि अच्छा, मैं पूरी रात ऐसे ही जाग चुका हूँ और तू मुझे ड्रिंक करवा के मारना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शू यहाँ पर अपने नाइट स्नैक्स खरीदने के बाद जब घर रिटर्न आ रही होती है तभी उसके पीछे एक बंदा लग जाता है, तो फिर शू डरने लग जाती है और हम देखते हैं कि जैन अपने फ्रेंड के साथ यहीं पर आ रहा होता है और वो उसे देख लेता है। शू डरते हुए जैसे ही पीछे मुड़ती है उस बंदे को मारने के लिए, तभी इतने में जैन आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो। और फिर वो उस आदमी को चिल्लाता है कि तुम क्या पागल हो, इतनी रात को एक छोटी सी लड़की का पीछा कर रहे हो। और फिर जैन तो इस बंदे की खूब धुलाई कर देता है, जिसके बाद इन लोगों को फिर पुलिस स्टेशन आना पड़ता है और शू यहाँ पुलिस ऑफिसर से कहने लगती है कि ऑफिसर, यही बंदा मेरा पीछा कर रहा था और हमने तो डिफेंस में इसे मारे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। तो फिर ये आदमी कहने लगता है कि लेकिन फाइट तो तुम लोगों ने शुरू किए थे ना। तो जैन कहता है कि लगता है तुम्हें मुझसे और मार खानी है। फिर पुलिस ऑफिसर भी इसी आदमी को चिल्लाते हैं कि तुम इतनी बार जेल में बंद हो चुके हो फिर भी कुछ सीखते नहीं हो। और फिर पुलिस ऑफिसर जैन से भी उसका नाम पूछने लगते हैं, उसका नाम रिकॉर्ड करने के लिए। तो शू तुरंत ही कहती है कि पुलिस ऑफिसर, ये कोई ब्रेव वाला एक्ट नहीं था, ये तो उल्टा मेरा बॉयफ्रेंड है और वहाँ मेरी जान खतरे में थी और वो मुझे बचाने के लिए इसे मार रहा था। तो ऑफिसर, आपको समझना होगा, इसने मुझे सेव करने के लिए उसे मारा है। ऐसा वो रोकर फिर उन्हें दिखा रही होती है तो ऑफिसर उसे टिश्यू देते हैं। तो फिर पुलिस ऑफिसर इन लोग पे तरस खा के इन दोनों को छोड़ने के लिए मान जाते हैं और फिर शू जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। तो ऑफिसर कहते हैं कि रुको, तुम अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ना तो भूल ही गई। फिर जैन यहाँ शू से इम्प्रेस हो जाता है और ऑफिसर को थैंक यू बोलते हुए उसके साथ आगे जाता है। और फिर जैसे ये दोनों घर पहुंचते हैं तो शू को इचिंग होने लगती है और वो तुरंत ही अपने भाई को मैसेज करके पूछती है कि भाई, क्या मेरी जो स्किन डिजीज है वो वापस से आ सकती है? तो उसका भाई कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, और फिर वो तुरंत ही उसे कॉल लगा देता है। तो शू अपने भाई का कॉल कट करती है और तुरंत ही उसे मैसेज करके बताती है कि भाई, अभी सारी लड़कियां हॉस्टल में सो रही हैं, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मैंने आज एक स्पीच सुनी थी। तो फिर ये कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो और हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत ही मुझे बताना। फिर शू सोचती है कि सच में क्या मेरी बीमारी वापस से आ गई है, क्योंकि आज मैं खतरे में थी और इसने मुझे सेफ फील करवाया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे ही टच करी थी और बस अब मैं इसे वापस नहीं टच कर रही हूँ तो फिर मेरी बीमारी रिएक्ट कर रही है और उसके स्किन में बहुत ही इचीनेस हो रहा होता है। फिर वो यहाँ जैन की तरफ देखती है जो कि यहाँ अपना अच्छे से हैंड वॉश कर रहा होता है। ये सोचती है कि ये तो इतना ज़्यादा क्लीन रहने वाला बंदा है, आखिर मुझे इसकी बॉडी फिर से टच करने को कैसे मिलेगी। और फिर शू यहाँ अपना हाथ आगे करते हुए जैन को टच करने के लिए आगे बढ़ी होती है। तभी जैन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक देता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे डेजर्ट को खराब करने का सोच रही हो। फिर वो अचानक से गिरने लगती है तो वो जल्दी से उसे गिरने से भी बचाता है और कहता है कि लगता है मैं सही सोच रहा हूँ। शू कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी केक की स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही थी तो मैंने सोची कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं और थोड़ी कुकिंग स्किल सीख लूं। तो फिर ये मान लेता है कि ठीक है। फिर शू को समझ आता है कि जैसे अब मैंने इसे टच कर लिया तो अब मुझे इचीनेस नहीं हो रहा है, मेरी बीमारी ने फिर से रिएक्ट करी है और अब इस बार मेरा टारगेट जैन है। फिर नेक्स्ट डे शू क्लास में होती है और वो अपनी फ्रेंड जिया को अपनी बीमारी के बारे में बताती है। तो उसकी फ्रेंड को तो काफी शौक लग रहा होता है। ये कहती है कि इस बीमारी में मैं जब भी इनसिक्योर फील करती हूँ तो मुझे किसी पर्सन को टच और हग करने का मन करता है। जिया कहती है कि मैंने तो बस अब तक इस बारे में नॉवेल्स में पढ़ी थी, पता नहीं था कि ये सब रियल में भी होता है। क्या कोई रास्ता नहीं है इस बीमारी को ठीक करने का? तो शू कहती है कि मुझे ये बीमारी स्कूल टाइम में शुरू हुई थी, मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था हैरेसिंग वाला, लेकिन उस बार मेरे भाई ने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया था तो अपने भाई के साथ रहकर मैं सेफ फील करती थी, फिर मैं ठीक हो गई। लेकिन फिर कल रात वाले एक्सीडेंट के बाद जब जैन ने मुझे सेव किया तो मुझे पता लग गया कि अब जैन को टच करने पर ही मैं ठीक रहूंगी, नहीं तो फिर मुझे इचीनेस होगा। तो इसकी फ्रेंड ये सुनकर शॉक होती है कि तुम्हारा वो मेल मॉडल रूममेट। शू कहती है कि हाँ, और अब मेरी स्किन और मेरी बॉडी दोनों ही उसकी तरफ मुड़ चुकी है और इसमें गुड न्यूज़ ये है कि वो इतना हैंडसम है, लेकिन बैड न्यूज ये है कि वो एक मेल मॉडल है। तो फिर जिया इसे आइडिया देती है कि क्यों ना तुम उसे पैसे दो अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। तो शू को ये आइडिया सुन के अच्छा लगता है। फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे तो अभी ये तक नहीं पता है कि वो किस क्लब के लिए काम करता है और ये भी तो नहीं पता है ना कि वो अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ काम करता होगा कि नहीं। तो जिया कहती है कि कितना इजी है, तुम पहले अपने रूममेट वाले स्टेटस से उसके नजदीक होने की कोशिश करो और फिर मौका देखकर तुम अपने काम वाली बातों से कर लेना और फिर देखना तुम्हारा काम हो जाएगा।
शो कहती है कि आइडिया तो अच्छा है, पहले मैं उससे मैसेज पर बात करने की कोशिश करूंगी और फिर जब वो मान जाएगा तो फिर मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगी। फिर जिया पूछती है कि क्या तुमने सच में अपनी लुक्स को चेंज करने का सोच लियो, आज तुमने ग्लासेस भी नहीं पहनी। तो शो कहती है कि हाँ, और अब मुझे अपना लुक चेंज करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अब तभी इतने में एक स्टूडेंट आकर शो को बताता है कि क्लासरूम के बाहर तुमसे कोई लड़का मिलने आया है। तो शू जैसी बाहर आती है तो देखती है कि वो जियांग है। वो शू को देखते ही खुश हो जाता है और कहता है कि आज तुम ग्लासेस नहीं पहनी हो तो कितनी अच्छी लग रही हो। शू कहती है कि जो काम के लिए आए वो बात करो। तो ये पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों करी। अगर पार्टी में जो जोक हुआ था उसकी वजह से तो मैं तुम्हें कह दूं कि उस बात को इतना सीरियसली मत लो। तो शू कहती है कि आखिर तुमने मेरा मजाक क्यों बनाया था। तो ये कहता है कि अरे मैंने बहुत ही ड्रिंक कर लिया था ना, तो अब उस बात को छोड़ो भी। तो शू अपना हाथ छुड़ाती है इसे। तो फिर कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, वैसे भी वो सारी चीजें मैंने थोड़ी ना बोला था, उन लोगों ने बोले थे, और हाँ वो सच भी तो था ना। तो ये कहती है कि अच्छा तो लोग मेरा जो मजाक बनाएंगे कि मैं ग्लासेस पहनती हूँ और मेरा फिगर अच्छा नहीं है, इस बात पर तुम भी उन लोग का साथ दे रहे थे, तो अब तुम कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। फिर तो जियांग गुस्सा हो जाता है और कह रहा है कि ठीक है फिर अब तुम इसके लिए बाद में पछताओगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर शू यहाँ रोने लगती है और फिर वो तेजी में रोते हुए आगे जैसी जा रही होती है तभी जैन अपने फ्रेंड हान के साथ आ रहा होता है और शू सामने देखती भी नहीं है और वो जैन से टकरा जाती है और फिर वो उसे देखती रह जाती है। तभी हान कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है जो कि तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं मान रही है। जैन बताता है कि ये मेरी नई रूममेट है और फिर जैन यहाँ शू को समझाने लगता है कि तुम ना अब हाई स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम में आ जाओ और पुरानी चीजें भूल जाओ, ठीक है, वैसे भी तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं थी। तो शू सोचती है कि इसे सब पता है और ये मुझे कंफर्ट कर रहा है। फिर जैन तुरंत ही अपने फ्रेंड हान के साथ यहाँ से जाने लगता है और शू भी अपने क्लास में आ जाती है। हान जैन से इस बारे में पूछता है कि वैसे तू तो इतने कोल्ड टाइप का था और सभी लड़कियों से दूर रहता था, तो तूने आखिर एक लड़की को अपनी रूममेट कैसे बना लिया। तो जैन कहता है कि मैं थोड़ी ना घर का लैंडलॉर्ड हूँ जो ये डिसाइड करता। तो हान कहता है कि हाँ तेरी बात तो सही है और वैसे तेरी इस रूममेट की पर्सनैलिटी को ही देखकर लगता है कि ये एक अच्छी लड़की है, ये वैसी लड़की नहीं है जो हमेशा तेरे पीछे पड़ी रहती है। जैन कहता है कि क्या पता, अभी तो मैं उस पर नजर ही रख रहा हूँ कि वो कहीं उनमें से ही ना हो। फिर इसके बाद शू कॉलेज से वापस घर आ जाती है और देखती है कि जैन यहाँ नहीं है तो वो सोचती है कि जरूर वो इस टाइम पर काम करने गया होगा। फिर वो अपनी फ्रेंड जिया को वीडियो कॉल करती है और पूछती है कि बताओ आज तो तुम अपने स्टेप ब्रदर और स्टेप फादर से मिलने गई थी ना। तो जिया बताती है कि पूछो मत, बहुत ही बोरिंग लगा मुझे, और वैसे ये बताओ तुम्हारे उस मेल मॉडल रूममेट का तुम्हें कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं। तो शू कहती है कि क्या ही बताओ, मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, वो एक रात का ही 13,000 कमाता है, मैं उसे कैसे बोलूंगी। तो जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, और वैसे ये बताओ मैंने सुनी हूँ कि तुम अपनी नॉवेल की रोमांटिक सीन में अटक चुकी हो, तो चलो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और वो उसे कुछ रोमांटिक वाला वीडियो सेंड कर देती है। शू जैसी वीडियो ऑन करती है तो उसे ये देख कर ही बहुत ही शर्म आती है, वो स्टॉप कर देती है। तभी हम देखते हैं यहाँ जैन भी घर आ जाता है और उसे पता लग जाता है कि लगता है वो पहले ही घर आ चुकी है। फिर यहाँ बैठकर अपना एयरपोर्ट्स कनेक्ट करता है और तभी इतने में शू भी डिसाइड करती है कि चलो काम के लिए देख ही लेती हूँ और कुछ सीख ही लेती हूँ। फिर जैसे वो अपने एयरपोर्ट्स कनेक्ट करती है तो सोचती है कि मुझे कुछ आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन को शू की रोमांटिक वीडियो के सारे साउंड की आवाज आने लगती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या है। फिर वो तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करके उसे चिल्लाता है कि तूने मुझे कौन सी गंदी वीडियो भेजा हुआ है। तो हान कहता है कि कुछ भी मत सोच, मैंने तुझे बस नॉर्मल गेम की वीडियो भेजा हूँ, और हाँ अभी डिस्टर्ब मत कर, मैं गेम खेल रहा हूँ। और फिर कॉल रखने के बाद जैन इस बारे में सोचता है कि उसके एयरपोर्ट्स कनेक्टेड है और इतनी डिस्टेंस में तो सिर्फ उस लड़की का ही रूम है, यानी यही वो सब देख रही है। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ बिना आवाज के वो वीडियो देखने की कोशिश कर रही होती है और फिर से भूख लगने लगती है तो ये रूम से बाहर निकलती है और जैन को बैठा देखकर शॉक होती है कि तुम घर पे ही हो। तो जैन कहता है कि तुम्हें देखकर क्या लगता है। तो शू सोचती है कि इसे देखकर तो लग रहा है कि इसका आज बिजनेस खराब हो चुका है। फिर वो चुपचाप से अपना जूस लेकर जैसे अपने रूम में जाने लगती है तो ये जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि तुम वापस क्या करने जा रही हो। तो कहती है कि अपना कंप्यूटर देखने। जैन कहता है कि तुम अपना कंप्यूटर लाओ और यहीं पर ही बैठकर जो करना करो। तो कहती है कि तुम पागल हो। तो कहता है कि हाँ मैं पागल ही हूँ। तो फिर ये कहती है कि आखिर तुम क्यों जिद कर रहे हो कि मैं यहीं पर ही बैठूं, क्या तुम्हें अकेले रहने से डर लग रहा है। तो जैन इसके लिए भी मान जाता है। शू कहती है कि ठीक है फिर मैं कंप्यूटर लेकर आती हूँ, और फिर शू वापस से अपना लैपटॉप लेकर आती है और बैठकर अपना काम करने लगती है और जैन उसके ऊपर नजर रखते हुए अपना वीडियो गेम खेल रहा होता है।
तभी शू का काम कंप्लीट हो जाता है और ये सोचती है कि अगर मैं अभी चली जाऊंगी तो फिर इसे तो डर लगेगा ना, तो थोड़ा देर मैं इधर ही बैठ जाती हूँ। फिर वो उसकी गेम की तरफ देखने लगती है तो ये पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें भी गेम खेलना है। फिर वो उसे अपना फोन देने लगता है कि चलो तुम भी गेम खेल के ट्राई कर लो। तभी शू से फोन लेते हुए उसका हाथ टच करती है और कहती है मुझे खेलना नहीं आता है, तुम ही सिखा दो। फिर वो गेम खेलने का ट्राई करती है और हार जाती है और उसे वापस फोन देते हुए फिर से उसका हाथ टच करती है। तभी कहता है कि एक काम करो, तुम जाकर अब रूम में रेस्ट करो। फिर शू वापस से अपने रूम में आ जाती है और वो सोचती है कि आखिर मेरी ये बीमारी कब खत्म होगी। फिर ये सोचती है कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, तो चलो वापस से कुछ सीख ही लेती हूँ। फिर वो वापस अपना वीडियो चालू करने जाती है। यहाँ जैन उसी के बारे में सोच रहा होता है कि वो कैसे उसे टच कर रही थी, तो ये सोचता है कि क्या उसने मुझे अपने ट्रिक में फंसाई है। फिर ये वापस से अपने एयरपोर्ट लगाता है और तभी इसे वापस से शिव की वही वीडियो की आवाज आने लगती है। तो जैन काफी शॉक होता है कि क्या आजकल की टीनेज गर्ल इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि शिव को इतना वीडियो देखने के बाद नींद आने लगती है और तभी जैन उसके रूम पे नॉक करता है। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो जैन को सामने टॉवल में देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, अब क्या तुम्हें अकेले सोने में भी डर लग रहा है। ऐसा बोलकर वो उसकी बॉडी की तरफ ही देख रही होती है तो जैन कहता है कि तुम कुछ भी बोलने के लिए मेरी तरफ देखना बंद करोगी। तो ये पूछती है कि आधी रात को तुम एक लड़की के दरवाजे पे नॉक करके आखिर क्या करना चाहते हो, मुझे बताओगे। ये कहता है कि मैं बस ये बोलने आया था कि तुम ज्यादा जागो मत। ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि जैन ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है और अपने फ्रेंड हान से कॉल पर बात कर रहा होता है। शू सुन लेती है कि हान यहाँ पर किसी लड़की को ला रहा है, तो फिर वो जल्दी से जाके दरवाजा खोलती है और कहती है कि सीनियर आप अंदर आ जाओ। और फिर वो देखती है कि उसके साथ उसकी फ्रेंड जिया भी आई हुई है। दोनों ही फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को देखकर बड़ी खुश होने लगती है। तो हान कहता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानती है। जिया बताती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो शू के कान में कहती है कि यही मेरा वो स्टेप ब्रदर है। फिर हान कहने लगता है कि मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया कि मैंने अगर अपनी स्टेप सिस्टर को अपने साथ बाहर नहीं लेकर गया तो डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मुझे इस सिस्टर को लाना ही पड़ा। फिर जिया अच्छे से जैन को देखकर शू से कहती है कि तुम्हारा ये मेल मॉडल रूममेट तो कितना ज्यादा हैंडसम है। शू कहती है कि स्लो बोलो, हम इसे थोड़ी ना अफोर्ड कर पाएंगे, ये 13,000 का है। जिया कहती है कि लेकिन ये वर्थ इट है और हाँ तुम्हें इसका नंबर चाहिए था ना, ये लो मैं लेकर आई हूँ। तभी दोनों लड़कियां जैसे नंबर शेयर कर रही होती है यहाँ पर जैन आ जाता है और कहता है कि तुम लोग क्या देखकर इतना हंस रही हो। ये लोग जल्दी से अपना फोन छिपा लेते हैं और फिर लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और जिया शू को समझाने लगती है कि इतना हैंडसम और रिच बंदा, तुम्हें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर शू को ये डम्पलिंग्स पसंद आते हैं तो जैन उसे अपने हिस्से की भी दे देता है। तो जिया उसे बताने लगती है कि उसने अपने हिस्से की तुम्हें दे दिया है और उसने तो खाया भी नहीं। जानकर शू शॉक होती है और सोचती है कि क्या ये मुझे पसंद करता है, लेकिन ये तो एक मेल मॉडल है ना। फिर इसके बाद शू रूम में आ जाती है और वो जैन को मैसेज करके उससे बातें करने लगती है और बताती है कि हैंडसम लड़के, मैंने तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में बहुत सुनी हूँ, इसलिए फिर मैं तुम्हारे पास बात करने आई हूँ। जैन कहता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मैसेज कर रही हो। फिर वो उसे कोई रिप्लाई वगैरह नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। तो शू सोचती है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके पता करना होगा कि वो किस क्लब में काम करता है। फिर इसे आवाज आती है कि वो घर से बाहर निकल रहा है, तो ये भी तुरंत ही उसके पीछे पीछे बाहर आने लगती है और सोचती है कि मुझे पीछे करके देखना ही होगा कि ये कौन से क्लब जा रहा है। फिर ये तुरंत ही एक टैक्सी पकड़ती है और ड्राइवर से कहती है कि उस कार को फॉलो करो। और फिर जैसी वो यहाँ क्लब पहुंचती है तो वो देखती है कि जैन अचानक से गायब हो गया और तभी इसे इसके फ्रेंड जिया मिल जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। देखो मैं तो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि स्टेप फादर ने मुझे यहाँ भेजा था कि मैं हान को ढूंढकर उसे साथ में घर लेकर जाऊँ। शू बताती है कि मैं जैन का पीछा करके यहाँ पर आई थी, लेकिन ये जगह इतनी बड़ी है कि वो खो गया और मुझे मिल भी नहीं रहा है। तो जिया कहती है कि उसके बारे में पता लगाना बहुत ही सिंपल है, क्यों ना हम लोग बाकी मेल मॉडल से पूछे, फिर हमें उसके बारे में पता लग जाएगा। और फिर जिया यहाँ पर एक रूम बुक करती है और साथ ही 3 हैंडसम मेल मॉडल्स को ऑर्डर करती है। फिर जैसे ये मेल मॉडल्स पहुँचते हैं तो शू सोचने लगती है कि अगर मेरे भाई को पता लगेगा ना कि मैं यहाँ पर आकर ऐसे मेल मॉडल्स के साथ हूँ तो फिर तो मैं बचूंगी नहीं। फिर जिया इन मेल मॉडल से पूछने लगती है कि यहाँ का सबसे हैंडसम बंदा कौन सा है, तो फिर ये लोग बताने लगते हैं। तो फिर शू जैन का फोटो देखती है और सोचती है कि बात तो सही है, यही सबसे हैंडसम है। फिर वो उसे मैसेज करती है कि हैंडसम लड़की, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे। देखो वैसे तो मैं अगली हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें पसंद आ जाऊंगी। तो फिर जैन भी उसे जॉब में मैसेज दे रहा होता, तो फिर जैन भी उसे मैसेज कर रहा होता है और वो उसे परेशान हो जाता है। और फिर इसे शक होता है कि इसका फ्रेंड ही इसे मैसेज कर रहा है, तो ये उस पर गुस्सा करने लगता है और पूछता है कि तू अपने दूसरे हाथ से क्या कर रहा है। तो हान बताता है कि मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। और तुझे क्या हो गया, तू इतना गुस्सा क्यों है। और फिर वो उसके फोन में उस लड़की का मैसेज देख लेता है और कहता है और फिर हंसने लगता है कि अच्छा तो तुझे यहाँ पर कोई लड़की हैरेस कर रही है। फिर जैन इसे गुस्से में फोन लेता है और वो उसका नंबर डिलीट करने वाला होता है। तो हान रोकता है कि नहीं मत कर, मैं तो जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लड़की है कौन जो तुझे परेशान कर रही है।
है। तो फिर जैन भी कहता है कि हाँ, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। और फिर वो यहाँ पर रखे हुए एक फॉर्म का फोटो लेकर शू को भेज देता है और कहता है कि ठीक है, अब तुम जान ही चुकी हो कि मैं एक मेल मॉडल हूँ, तो मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा। तो चलो, तुम मुझे हायर करने के लिए फॉर्म फिल करो और तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। फिर शू ये देखकर खुश हो जाती है और दूसरे उस मेल मॉडल से पूछती है कि क्या ये तुम लोग के क्लब का है। तो बताता है कि हाँ, ये फॉर्म हमारे क्लब का है। तो शू तुरंत ही फॉर्म फिल करने लगती है और खुश होती है कि अच्छा हो, मेरे पास 2 नंबर है। और तभी वो यहाँ पे रखी हुई एक ड्रिंक उठाकर जल्दी से पी लेती है और मेल मॉडल उसे बताता है कि ये ज्यादा नशे वाली ड्रिंक थी। फिर शू को तुरंत ही यहाँ चक्कर आने लगते हैं और वो वॉशरूम के लिए जाती है और उसने जो फॉर्म फिल करके जैन को भेजी होती है, तो हानी ये देखकर कहता है कि नाम तो शायद उस लड़की का फेक हो सकता है, लेकिन नंबर ये तो मैं पता करके बताता हूँ कि कौन है। और फिर हम देखते हैं कि शू वॉशरूम से निकलने के बाद रास्ते ही भटक जाती है और समझ नहीं पाती मैं कहाँ जाऊँ। तभी एक मेल मॉडल उसे मिल जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। इतने में हम देखते हैं कि शू का बॉयफ्रेंड जियांग भी यहाँ क्लब ही आया होता है और उसके साथ उसकी कोई क्लासमेट भी आई होती है और वो उसके पीछे पीछे लगी होती है कि जियांग जहाँ पर जाएगा वो भी उसके साथ जाएगी। तभी ये दोनों यहाँ शू को देख लेते हैं और जियांग जल्दी से जाकर शू का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी एक मेल मॉडल के साथ। सच में तुम इतनी गिरी हुई होगी, मुझे पता नहीं था। शू से चिल्लाने लगती है कि मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या। फिर ये मेल मॉडल शू के लिए फाइट करने लगता है और जियांग और उसकी दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जैन और हान यहाँ अंदर होते हैं और इन लोग को फाइट की आवाज आती है, तो ये लोग जल्दी से बाहर आते हैं और जैन तुरंत इस फाइट को रुकवाता है। जैसे ही शू यहाँ पर उसे देखती है तो उसे आकर हक कर लेती है। तो जियांग जल्दी से जैन को उसे दूर करने लगता है और फिर वो जैन को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि लिटिल अंकल आप यहाँ पर, क्या आप इसे जानते हो? तो जैन कहता है कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, इसलिए मैं इसे घर तक छोड़ दूंगा। जैन कहता है कि नहीं, मैं इसे घर छोड़ूंगा क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो ये सुनते के साथ ही शू तुरंत ही कहती है कि तुम हो कौन। फिर यहाँ पर हान इसे समझाने लगता है कि देख निफियो, तू घर जा क्योंकि तेरा अंकल और मैं यहाँ पर उसे संभाल लेंगे और हम उसे घर भी लेकर चले जाएंगे। तो फिर जियांग गुस्से में यहाँ से चला जाता है और फिर जैसे ही जैन यहाँ शू को अपने साथ लेके जाने लगता है, तभी वो उसे पकड़ के कहती है कि तुम्हारा बैच कहाँ पर है, तुम बिल्कुल भी अच्छे मेल मॉडल नहीं हो और काम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं हो। ये सुनते के साथ ही जैन शॉक होता है और फिर उस पर गुस्सा करने जा रहा होता है, तो जल्दी से हानी से रोकता है कि रहने दे, एक ड्रंक इंसान के ऊपर गुस्सा नहीं होते। तभी शू जैसी हान को देखती है तो उसे बताने लगती है कि तुम कहाँ पर थे, मेरी फ्रेंड जिया कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तो जैन कहता है कि आप खड़े क्या हो, जाओ अपनी सिस्टर को लेकर घर पे। और फिर जैन यहाँ शू से कहता है कि छोटी बच्ची, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें घर लेके चलूँ। तो फिर ये बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है कि हाँ, हेल्प चाहिए। जैन उसे अपनी तरफ खींचता है, तभी गलती से उसके लिप्स उसके नेक को टच हो जाते हैं और फिर शू तो यहाँ जैन के ऊपर ही कूद जाती है। वो उसे दूर होने के लिए बोलता है तो नहीं मानती। फिर ये इसे ऐसे ही घर लेकर जाता है और जब उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगता है, तभी अचानक से शूट कर उसे बातें सुनाने लगती है और उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड जियांग समझकर उसे काफी सारी चीजें कहती है कि उसने उसे कितना हर्ट करा है और अपनी फ्रेंड्स के सामने कैसे मजाक उड़ाया है। फिर वो उसे बाइट भी कर लेती है। तो ये कहता है कि क्या तुम कोई डॉग हो। तो शू रोती हुई कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है और फिर वो उसके ऊपर ही सर रखकर सो जाती है। फिर ये इसे अच्छे से सोफे पर लिटा कर उसे ब्लैंकेट से कवर करने वाला होता है, पर इतने में शू तो इसे हक कर लेती है। तभी एक्सीडेंटली लोग की केस हो जाती है। फिर जल्दी से जैन उठने की कोशिश करता है तो भी उसे जाने नहीं देती। कहती है कि डैडी, आज तुम इतने ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल क्यों लग रहे हो। तो जैन कहता है कि आखिर कोई डैडी तुम्हें इंसान की तरह कैसे लग सकता है। और फिर ये तो इसे इतना टाइटली हक कर लेती है कि छोड़ ही नहीं रही होती है, पर जैन कैसे भी करके इसका हाथ हटा ही लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू की नींद खुलती है और फिर जैसे ही जैन यहाँ पर आता है तो शू से पूछती है कि हान कहाँ पर है। तो ये कहता है कि वो यहाँ पर क्यों होगा। तो शू कहती है कि कल रात उसने मुझे यहाँ घर छोड़ा है ना। तो फिर ये बताता है कि मैंने तुम्हें छोड़ा हूँ और तुम्हें पता तुम कल रात कितनी ज्यादा ड्रंक थी। तो फिर कहने लगती है कि कल रात मैंने फिर कुछ नॉनसेंस बातें तो नहीं बोली। तो जैन कहता है कि नहीं, नॉनसेंस बातें तुमने कुछ नहीं बोली, बस तुम मुझे नींद में डैडी कही जा रही थी और रो रही थी और फिर मुझे बच्ची की तरह तुम्हें सुलाना पड़ा। तो फिर ये इसे कहती है कि थैंक यू सीनियर। फिर जैन इसके लिए हैंग हुए ड्रिंक ला कर देता है और तभी शू अपना फेस देख लेती है और कहती है कि ये क्या, मैंने अभी तक अपना मेकअप नहीं रिमूव करी। फिर वो जल्दी से अपने रूम में जाती है निकालने के लिए और फिर जब वो वापस आके बैठती है तो ये उसके लिए ब्रेकफास्ट ला के रखता है और फिर उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम पहले ग्लासेस के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती थी। तो ये सुनने के बाद शू बहुत ही शाय हो जाती है और जल्दी से अपने रूम में आती है और सोचती है कि उसने क्या कहा कि मैं ग्लासेस के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती थी, क्या ये सच है? पहली बार है कि किसी ने मुझसे ऐसा कहा है। फिर ये अपना हाथ देखती है कि मेरे हाथ पे बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं है
ये सोचती है कि तय कल उसने मेरा ख्याल रखा था और फिर उसने मुझे टच किया था, इसलिए मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इसके बाद शू अपनी फ्रेंड के साथ ग्राउंड में गई होती है अपनी पीटी की क्लास के लिए, और तभी जियांग इन लोग के सामने वाली साइड पर खड़ा होता है। तो जिया कहने लगती है कि सच में ये हर जगह हमें क्यों दिख जाता है, देखो तुम उसे इग्नोर करो और उसकी वजह से अपसेट मत हो। तो शू कहती है कि मैं उसकी वजह से थोड़ी ना अपसेट हो रही हूँ। तो जिया फिर कहती है कि फिर क्या हो गया, अच्छा तो तुम उस मेल मॉडल की वजह से अपसेट हो रही हो। तो शू कहती है कि हाँ देखो मुझे उसे कितना टच करने का दिल कर रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है उस दिन ड्रंक होने के बाद से अभी तक मुझे उसे टच करने का मौका ही नहीं मिला। और तुम ही बताओ कहीं उसे मेरी वजह से माइसोफोबिया तो नहीं हो गया होगा और अब वो मुझसे नफरत कर रहा होगा। तो जिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी इतने में सामने से जैन आ रहा होता है और फिर उसे देखने के बाद जिया और शू तो शॉक हो जाते हैं और इन लोग को पता लगता है कि वही इन लोग की मिलिट्री ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर है। जिया कहती है कि क्या इस बारे में उसने तुम्हें पहले नहीं बताया, वो तो तुम्हारा रूममेट है ना। तो शू कहती है कि तुम उसे देखो ना, क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसे टाइप का है जो मुझे बताएगा, और वैसे भी लास्ट टाइम की वजह से उसे अब माइसोफोबिया आ गया है और अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो जिया कहती है कि फिर तो तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिर जैन आकर सभी से कहता है कि क्या सभी फ्रेशर्स रेडी हैं। फिर शू तो सोच रही होती है कि बस तुम मुझे मत देखना। तभी ये इसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें भी मुझे रिपोर्ट करना होगा टाइम पर, ठीक है। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ता है और तभी इतने में शू के पास उसकी वही क्लासमेट आकर उसे कहने लगती है कि क्लब में तो तुम मेल मॉडल ढूंढ रही थी और एक तरफ तुमने जियांग को भी फंसाई हुई हो, पता नहीं जियांग ने तुम्हें लाइक कैसे करा था। कोई सुनकर गुस्सा आती है, वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो शू से रोकती है और अपनी इस क्लासमेट को जवाब देती है कि तुम अगर जियांग को पसंद करती हो ना तो उसे चेस करने जाओ, मेरे बारे में ये सब बुराई करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं जितने चाहे उतने मेल मॉडल्स ऑर्डर कर लूंगी, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है ना, इसलिए तुम इतना चिढ़ रही हो। तो फिर ये क्लासमेट शू के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, पर तभी यहाँ शू की हेल्प करने के लिए जैन आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो फिर तुम हम सभी के लिए ड्रिंक्स खरीदोगी। तो शू इसके लिए हाँ बोलती है। तो फिर सभी स्टूडेंट खुश जाते हैं और फिर जैन यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करता है और वो शू को अपने साथ वॉकिंग पर लेकर जाता है। यहाँ पर वो अम्ब्रेला लेकर घूम रही होती है तो वो कहता है कि छोटी बच्ची अगर अम्ब्रेला लेकर घूमोगी तो तुम बड़ी नहीं हो पाओगी। ऐसा बोल के वो एकदम ही उसके क्लोज आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शू जिया के साथ मिलकर जैन के बारे में डिस्कस कर रही होती है। जिया इसे बताती है कि जब तुम ड्रिंक लाने गई थी ना तो मैं कुछ लड़कियों से जैन के बारे में पता कर रही थी और मुझे पता लगा है कि वो ना तुम्हारे उस चीटर जियांग की तरह बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है और इसकी तो मैंने डेटिंग के बारे में भी कुछ नहीं सुनी और ये किसी भी लड़की की क्लोज नहीं है। तो शू भी जैन की तारीफ करती है और कहती है कि वैसे उसकी प्राइवेट लाइफ भी अच्छी है और वो घर भी बहुत ही अच्छे से क्लीन रखता है, लेकिन हाँ जरूर इस बारे में किसी को भी पता नहीं होगा कि वो एक मेल मॉडल भी है। फिर इतने में शू के फोन पर किसी की कॉल आने लगती है तो जिया पूछती है कि क्या तुम्हें जियांग की कॉल आई है। तो ये कहती है कि नहीं, फ्रॉड कॉल है। जिया कहती है कि क्या हुआ, जियांग की कॉल नहीं थी तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, जियांग को तो मैं कब कब भूल चुकी हूँ और मेरे दिल में अब कोई भी मैन नहीं है। तो जिया पूछती है कि क्या जैन भी नहीं। तो शू से क्लियर करती है कि जैन के लिए तो बस मेरी फिजिकल अट्रैक्शन है, मेरी बीमारी की वजह से, और कुछ भी नहीं। और फिर ये दोनों ऐसे जैन के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर हान ड्रिंक लेकर आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम लोग जैन का नाम ले रहे थे और उसे प्रिंसेस कह रहे थे। तभी इतने में फिर यहाँ पर जैन भी आ जाता है और वो भी बीच में घुसकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या यहाँ पर मेरा नाम लिया जा रहा था, कौन मेरे बारे में बात कर रहा था। तो ये दोनों लड़कियां तुरंत ही हान के ऊपर इल्जाम डाल देती हैं कि यही बात कर रहा था और यही तुम्हें प्रिंसेस कह रहा था। फिर शू देखती है कि जैन उसके बाजू में बैठा है, वो सोचती है कि उसे टच करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है, वो उसके एकदम ही पास बैठ जाती है और तभी यहाँ जिया और हान के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों फाइट करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी शू यहाँ सोने के नाटक करते हुए जैन के ऊपर ही सर रख लेती है। जैन उसे हटाता नहीं है और सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, बल्कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। अब तभी यहाँ पर हान जोर जोर से आवाज देने लगता है और जैन से कहता है कि चलो सभी लोग चाहते हैं कि तुम सिंगिंग करो और डांसिंग करो, सब लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और इंस्ट्रक्टर तुम ही कर सकते हो। तो फिर जैन मान जाता है और गिटार लेकर सभी के सामने सिंगिंग करता है और शू भी उसका परफॉर्मेंस एंजॉय करती है और फिर जब वो वापस आके बैठता है तो उसकी तारीफ करती है। तो ये कहता है कि मैं कोई इतना भी खास नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि छुट्टी होने के बाद शू यहाँ बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि मुझे जैन का इंतजार करना चाहिए, फिर हम साथ में घर जाएंगे। फिर ये यहीं पर ही खड़ी होती है, तभी देखती है कि जैसे जैन बाहर निकलता है तो उसके पास कुछ लड़कियां पहुंच जाती है उसका नंबर मांगने के लिए और तभी यहाँ शू के पास जियांग आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी जैन भी ये देख लेता है और उन लड़कियों से कहता है कि नहीं मेरा कोई नंबर नहीं है और उन लोग को भगा देता है और
और वो यहाँ आने लगता है। जियांग शू से कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो ये कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। तो ये कहता है कि तुम मेरे अलावा किसका इंतजार कर सकती हो। तभी इतने में इसके पास जैन आ जाता है और कहता है कि ये मेरा इंतजार कर रही थी और मैं इसे घर लेके जाऊंगा। और फिर वो जैसी शू को अपने साथ लेकर जाने लगता है तो जियांग कहता है कि अंकल आखिर आपका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो जैन कहता है कि आखिर मैं ये तुम्हें क्यों बताऊंगा, और ऐसा बोलकर वो शू के साथ चला जाता है। फिर जियांग को गुस्सा आती है और तभी इसके पास वही लड़की आ जाती है जो कि इसे पसंद करती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें ना अब शू को भूल जाना चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ बितानी चाहिए और एक नया रिलेशन स्टार्ट करना चाहिए, तब तुम उसे जल्दी भूल पाओगे। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें ही चुन लेता हूँ। और दूसरी तरफ शू यहाँ जैन के साथ जाते हुए उससे कुछ पूछना चाह रही होती है। तभी कहता है कि जो कहना है साफ बोलो। तो ये कहती है कि तुम्हारा और उस जियांग का कुछ रिलेशनशिप है। तो ये कहता है कि बस नॉर्मल अंकल और निफ्यू वाला रिलेशन है और ना ही इतना क्लोज है और ना ही दूर वाला है। पर हाँ, मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस सच में बहुत ही बेकार थी, और देखो अब तो ब्रेकअप के बाद भी वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम उससे अपना पीछा ही नहीं छुड़ा पा रही हो। तो फिर शू गुस्सा आने लगती है और कहती है कि लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वो उसे मारने के लिए पीछे भाग रही होती है तो जैन भी आगे भाग रहा होता है। नेक्स्ट से हम देखते हैं कि शू यहाँ अपनी फ्रेंड जिया के साथ होती है और जैन के बारे में सोच रही होती है। तभी इतने में हान घर आ जाता है और जैन से बताने लगता है कि तूने मुझे इस नंबर के बारे में पता लगाने बोला था ना, मुझे पता लग गया है, वो इसी शहर का नंबर है और मैंने उस नंबर पे कॉल भी किया था, किसी लड़की की आवाज आई थी। तभी शू जिया को बता ही रही होती है कि मुझे आजकल पता नहीं कौन से फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। जैन ये सब सुन लेता है और हान भी उसे बता रहा होता है कि उस लड़की की आवाज वैसे बहुत ही बच्ची वाली थी। जैन समझ जाता है और कहता है कि वैसे अब तुझे इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ। और फिर जैन यहाँ शू के पास आकर बैठता है और उससे और जिया से पूछने लगता है कि तुम लोग कौन से हाई स्कूल से पढ़े हो। तो फिर दोनों अपने स्कूल का नाम बताने लगते हैं और जैन को ये चीज पता लग जाती है कि शू की स्कूल उसी सिटी में थी जहाँ आपका वो फोन नंबर है। फिर जैन यहाँ शू को बताने लगता है कि तुम मिल्क टी ऑर्डर करो, फिर हम लोग डिनर करेंगे। तो कहती है ठीक है, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। ये सब बताता है कि मैंने तुम्हारा नंबर एक बार यूज कर चुका हूँ और मंगा चुका हूँ, तो एक काम करो, तुम्हारे पास कोई दूसरा फोन नंबर होगा तो उसे ऑर्डर करना। तो शू फिर ऑर्डर कर देती है और फिर उसके बाद जब मिल्क टी यहाँ पर आता है तो जैन लेने के लिए जाता है और वो तुरंत ही वो दूसरा वाला नंबर उस नंबर से चेक करता है जिस नंबर से उसे मैसेज आते हैं और फिर सेम नंबर देखकर ये पहचान जाता है और सोचता है कि अच्छा, तो यही वो थी जो मुझे मैसेज करके परेशान कर रही थी। इसने तो सच में मुझे बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिए। फिर हम देखते हैं कि ये चारों साथ में बैठ के गेम खेलने लगते हैं जिसमें इन लोगों को डाइस के नंबर लाने होते हैं और जो नंबर आएगा वो कार्ड उठाकर वही काम करना होता है। सबसे पहले हान की डाई होती है और हान के कार्ड में आता है कि उसे अपोजिट वाले बंदे के साथ जो पनिशमेंट देगा वो झेलना है। तो फिर शू कहती है कि ठीक है, फिर या तुम्हें लिपस्टिक लगाएगी और वो तुम्हें लगवाना होगा। फिर दूसरी बारी में जैन की डाई होती है और उसके कार्ड में लिख कर आता है कि उसे बताना है कि लास्ट टाइम उसका हार्ट कब बीट करा था। तो इसका जवाब तुरंत ही हान देने लगता है कि मैं बताता हूँ, इसका कभी कर ही नहीं सकता है, ये बिना दिल का इंसान है। तो जैन बताता है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मेरा हार्ट बीट करा था। ये सुनकर शू भी शॉक हो जाती है। फिर इसके बाद शू की डाई होती है और शू के कार्ड में आता है कि उसे बताना होगा कि वो किसी को लाइक करती है कि नहीं। तो शू जवाब देती है कि नहीं, शायद मैं किसी को लाइक नहीं करती हूँ। इस पर जैन कहता है कि तुम्हें क्लियर बताना चाहिए कि करती हो कि नहीं करती हो। फिर ऐसे ये लोग गेम खेलने लगते हैं और वापस से शू की डाई आ जाती है और अब की बार उसके कार्ड में लिखा होता है कि उसे किसी भी लड़के को किस करना है। शू ये सुनते के साथ ही मना कर देती है और कहती है कि मैं इसके बदले में ड्रिंक कर लूंगी। पर फिर जैसे ही ड्रिंक करती है तो वो तुरंत ही ड्रंक हो जाती है और कहती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो जिया भी उसके साथ रूम में चली जाती है। फिर हान भी जिद करता है कि वो भी यहीं पर रुकेगा। तो जैन उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आ जाता है और कहता है कि मेरे रूम में तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, मैं बहुत ही क्लीन तरीके से रहता हूँ, तो तुम यहाँ सोफे पर सोगे। तो हान कहता है कि सच में मैं कितना बेचारा हूँ, देखो वो दोनों फ्रेंड कैसे रूम में सो रही है और हम दोनों भी तो फ्रेंड्स है ना, मेरे साथ तुम एक रूम नहीं शेयर कर सकते हो। तो जैन कहता है कि नहीं कर सकता। फिर रात में हम देखते हैं कि जैन जब यहाँ अपने रूम में सो रहा होता है तभी शू यहाँ स्लीप वॉकिंग करते हुए आ जाती है और वो यहाँ जबरदस्ती जैन को हक करके रखती है और उसे यहाँ से छोड़कर जाने के लिए मानती नहीं है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और जब शू की नींद खुलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि मैं यहाँ जैन के रूम में कैसे हूँ। उसे लगता है कि जरूर ये सपना होगा। तो फिर वो यहाँ जैन को टच करने लगती है और तभी इतने में जैन जाग जाता है और कहता है कि ये क्या है। शू सोचती है कि सपने में ये मुझसे बात भी कर रहा है। फिर वो उसे पिंच करती है और कहती है कि हाँ सपना ही है। तो कहता है कि खुद को पिंच करो तो पता चलेगा। फिर जब वो खुद को करती है तो उसे दर्द होता है और फिर उससे कंफर्म होता है कि ये सपना ही नहीं, रियल है। और जैन कहता है कि अब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारा ये सब करने का क्या इरादा है,
पहले तुम रात में खुद मेरे रूम में आ गई और अब सुबह मुझे टच भी कर रही हो, ये सब क्या है? तो शू कहती है कि देखो मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है, मैं कैसे स्लीप वॉकिंग करते हुए यहाँ पर आई मुझे खुद पता नहीं चला। और वो इसके लिए सॉरी कहने लगती है। तो ये कहता है कि देखो तुमने तो मेरा फायदा उठाई हो, तो अब तुम्हें भी मुझे एक मौका देना पड़ेगा कि मैं कभी भी को तुम्हें कोई भी काम के लिए यूज कर सकूं। तो ये इसे हाँ बोलती है और फिर यहीं पर ही बैठी होती है। तो ये कहता है कि क्या तुम जाओगे नहीं या फिर तुम इंतजार कर रही हो कि वो दोनों उठ जाए और तुम्हें मेरे रूम में से बाहर निकलते हुए देखे और पता नहीं क्या क्या सोचे। तो ये कहती कि नहीं, और फिर जल्दी से रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो जैन इसे निकाल देता है। और तभी इतने में जिया भी हान को मार मार के रूम से बाहर निकाल रही होती है और बताती है कि ये मेरे रूम में घुस आया था और मेरे बेड पर सो भी गया था। तो फिर ये बताता है कि मैं गलती से यहाँ चला गया क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं जैन के घर पर आकर उस दूसरे रूम में ही सोता था। और फिर जिया शू से पूछती है कि वैसे तुम क्या जैन के रूम में से आ रही हो? तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस वॉशरूम गई थी और वहां से मैं किचन से आ रही हूँ। और फिर शू और जिया दोनों को याद आता है कि आज तो हमारा फिजिकल टेस्ट है ना, हमें जल्दी से जाना होगा। और फिर शू यहाँ ग्राउंड में पहुंचती है और तभी वो देखती है कि जियांग यहाँ पर उसकी वही क्लासमेट के साथ है। तो ये सोचती है कि सच में वो दोनों अब सच में डेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तभी इसके सामने जैन बैठा होता है तो ये शौक होती है और वो इसे बताता है कि हम सीनियर्स यहाँ पर वॉलंटियर हैं। फिर डॉक्टर यहाँ पर शू का चेकअप कर रही होती है और बता रही होती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और तभी इतने में शू यहाँ जैन की तरफ देख रही होती है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और डॉक्टर कहती है कि जरूर तुम रनिंग करके आई हो इसलिए बढ़ी हुई है। फिर हम देखते हैं कि रेस स्टार्ट हो जाती है और शू जब यहाँ रनिंग कर रही होती है तो उसके पास उसकी वही क्लासमेट आ जाती है और कहने लगती है कि मैं जानबूझ के जियान को डेट नहीं कर रही हूँ और मेरा तुमसे कोई कंपटीशन करने का इरादा नहीं था। शू कहती है कि तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तभी वो खुद नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और उसके पास जियांग पहुंच जाता है। फिर शू भी इस लड़की के लिए रुकने लगती है तो वो तुरंत ही जेनी से आवाज देता है कि तुम तो भागो, कम से कम रेस कंप्लीट करो, उसके बाद उसके पास आना। तो शू उसकी बात मानकर पहले जाकर रेस कंप्लीट करती है और फिर यहाँ पर आती है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट तो शू के ऊपर इल्जाम डालने लगते हैं कि उसी ने उसे गिराई होगी, पर तभी वो कहती है कि नहीं, शू ने मुझे नहीं गिराई है, मैं खुद गिर गई थी। तो फिर शू अपनी उसी क्लासमेट से कहती है कि तुम क्लियरली सभी को बताओ कि तुम खुद रेस के बीच में मुझसे क्या बताने आई थी। तो फिर कहती है कि मैं बस ये बताने आई थी कि मैं जियांग के साथ इंटेंशनली डेट नहीं कर रही हूँ और मेरा तुमसे कंपटीशन करने का कोई इरादा नहीं है, तो ऐसा मत करो कि तुम मुझसे बात ही ना कर रही हो। शू कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इस वजह से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ? उल्टा तुम रेस के बीच में मुझसे बात करोगी तो मैं उस वक्त तुमसे कैसे बात कर दी? तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसीलिए तुमने उसे ढकेल दी और नीचे गिरा दी। ये सुनकर जिया को गुस्सा आती है तो शू उसे रोकती है कि तुम कुछ मत करो और वो इन लोगों से कहती है कि क्या तुम लोगों ने अपनी आंख से देखे जो तुम लोग मेरे बारे में कुछ भी कह रहे हो। और फिर वो अपनी उस राइवल से कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इतना बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। और फिर जैन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो शू की साइड लेते हुए उसकी उस क्लासमेट से कहता है कि तुमने जो आज रनिंग रेस मिस कर रही हो वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, तुम आज का बहाना लेकर इससे आजाद नहीं हो सकती हो। फिर उसे मान नहीं पड़ता है। फिर सभी लोग चले जाते हैं और शू खुश होने लगती है कि अच्छा हुआ मैंने अपनी रेस कंप्लीट कर ली थी। तो जैन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे क्रेडिट देना चाहिए? तो ये इसे कहने लगती है कि हाँ, तुम्हारा बड़ा थैंक यू। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शू जब यहाँ क्लास में होती है तो वो जैन को जानबूझ के टीज करने वाले मैसेज भेज रही होती है कि वो कितना हैंडसम है और उसकी एक एक चीज की तारीफ कर रही होती है। तो ये भी उससे बातें कर रहा होता है और कहता है कि वैसे तुम मेरे पीछे इतना क्यों पड़ी हुई हो और मेरे मसल्स वगैरह के बारे में क्यों बातें करती रहती हो? तो शू कहती है कि ऑफ कोर्स मेल मॉडल्स की यही तो खासियत होती है ना। तो ये जानकर जैन तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि वो मुझे मेल मॉडल समझ रही है। फिर हान कहता है कि क्या हुआ? तो जैन पूछता है कि क्या मैं मेल मॉडल की तरह दिखता हूँ? तो हान कहता है कि दिखता तो नहीं हो, लेकिन रात में तो जो तुम बाहर निकल कर वीडियो गेम खेलने जाते हो तो लोग तुम्हारे बारे में गलत समझ सकते हैं, तो ये नॉर्मल है। जैन ये जाने के बाद बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और फिर वो शू को मैसेज करता है कि वैसे तुम्हें मेल मॉडल किस काम के लिए चाहिए और आखिर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो फिर ये मैसेज करती है कि क्लब से, और मैंने सुनी हो कि तुम एक रात का 13,000 लेते हो। तो फिर ये कहता है कि हाँ, तो बताओ मुझे क्या काम करना होगा? शू कहती है कि वैसे अगर मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए ना बुलाऊं और मैं सिर्फ तुम्हें टच करूं तो क्या इसमें मुझे डिस्काउंट मिलेगा? तो ये मैसेज देखने के बाद तो फिर यहाँ जैन हंसने लगता है। हान कहता है कि क्या हुआ? तो ये बताता है कि ये इनोसेंट व्हाइट रैबिट एक येलो रैबिट निकली, तो उसके असली रंग जानने के बाद ही मुझे बहुत ही शॉकिंग लग रहा है। फिर जैन मैसेज करता है कि नहीं, तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, उल्टा मैं तो सिर्फ 1 घंटे का ही 13,000 लेता हूँ, तो जितने घंटे उतने पैसे। तो शू सोचती है कि सच में अब तो मेरी वॉलेट पूरा खत्म होने वाला है। फिर वो मान जाती है और इसे डील करती है। फिर कहता है कि ठीक है, फिर अब वीकेंड पर मिलते हैं।
मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। फिर मैसेज पर ये सब डील करने के बाद क्लास खत्म हो जाती है और शू जिया के साथ जैसे बाहर निकलने लगती है तो वो सामने जैन को देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें किसी बात की गिल्टी फील हो रही है? तो शू तुरंत ही पीछे मुड़कर उसे कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कहता है कि चलो फिर अब घर चलते हैं और आज मैं डिनर बनाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में जैन को शू का मैसेज आता है और वो इसे पूछती है कि क्या तुम जानते हो मेरा ड्रीम क्या है? तो ये कहता है कि मेल मॉडल को टच करना होगा। तो शू कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरा ड्रीम है कि मैं सबसे हैंडसम मेल मॉडल को हायर करके उसे बहुत सारी ड्रिंक करवाऊँ कि वो इतना रोए और हार मान जाए और फिर मैं बोलूँ कि उसे दर्द में देखकर मुझे भी दर्द हो रहा है। और फिर यहाँ मैसेज करते हुए जैन जानबूझ के इसके पास आकर बैठ जाता है। तो शू जल्दी से फोन रख देती है और वो लैपटॉप में लग जाती है और फिर उसके प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। तो जैन उसका कंप्यूटर ठीक करने में हेल्प करता है और उससे पूछता है कि वैसे क्या तुम मुझे सच बताओगी कि फिजिकल टेस्ट के ट्रेनिंग के टाइम पर जब डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करने आई थी तो तुम्हारी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई थी? तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स ऐसी बढ़ गई थी, वो मैं रनिंग करके आई थी ना इसलिए। या तो फिर वो डॉक्टर इतनी हैंडसम थी और फिर या तो वो डॉक्टर इतना हैंडसम था इसलिए बढ़ गई होगी। तो जैन ये सुनकर स्माइल करने लगता है और वो याद करता है कि उसने उस दिन उस डॉक्टर से इस बारे में पूछा था तो डॉक्टर ने उसे खुद ही बताई थी कि शू जरूर उसे पसंद करती है, इस वजह से उसे देखते के साथ ही उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। तो ये जानकर ही बहुत ही खुश हो जाता है और फिर यहाँ वो शू से कहने लगता है कि वो डॉक्टर तो लड़की थी, तो क्या तुम मुँह से देखकर हार्ट बीट बढ़ा रही थी? फिर शू मान लेती है कि अच्छा तुम्हारी वजह से, और मैंने सुनी थी कि और लड़कियों की हार्ट बीट तुम्हारी वजह से बढ़ रही थी। तो जैन कहता है कि हाँ बात तो सही है, तो क्या तुम इस बात से जेलस हो? शू कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और तभी उसे एलर्जी होने लगती है। तो ये कहता है कि तुम्हें आखिर किस वजह से एलर्जी हुई है? तो ये बताती है कि कुछ नहीं, बस मॉस्किटो बाइट था, और वो जल्दी से लैपटॉप लेकर अपने रूम में चली जाती है। और फिर जैन अपने फ्रेंड हान को मैसेज करके उसे बता रहा होता है कि तुझे पता है कि कोई है जो मुझ में बहुत ही इंटरेस्टेड है, और क्योंकि वो अभी जेलस हो रही थी इसलिए मैं जान गया कि वो पक्का मुझे लाइक करती है। और फिर ये सोचकर ये बहुत ही खुश हो रहा होता है। इसके बाद हम यहाँ पर शू को देखते हैं जो कि जैन से मिलने जाने के लिए यहाँ पर मास्क पहन के रेडी होती है और अपनी फ्रेंड जिया से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और बहुत ही नर्वस हो रही होती है। इसके बाद फिर वो जैन को मैसेज करके पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं, कब तक आओगे? तो वो कहता है कि मुझे टाइम लगेगा, अभी मैं बिजी हूँ। और फिर वो उसे ऐसी ज्यादा देर तक वेट करवाता है और फिर मैसेज करता है कि सॉरी मैं टाइम पर नहीं आ पाऊंगा, और ऐसे वो उसे तंग कर रहा होता है। तभी इतने में जैन के पास उसका फ्रेंड हान पहुंचता है और पूछता है कि तू किसकी बात कर रहा था, कि वो तुझ में इंटरेस्टेड है और तुझे लाइक करती है, कहीं तू शू की बात तो नहीं कर रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ये बताता है कि वैसे अभी मैंने बाहर एक लड़की को देखा जो कि बिल्कुल शू की तरह दिख रही थी, लेकिन वो शू थोड़ी ना हो सकती है, वो पुलिस को कॉल कर रही थी। ये सुनकर फिर जैन शॉक होता है और तुरंत ही शू को मिलने के लिए घर पहुंचता है और देखता है कि वो तो यहाँ बस बैठी हुई है। इसे कहता है कि तुम्हारा फोन कहाँ पर है? तो ये बताती है कि वो चार्जिंग पर है और पूछती है कि तुम कहाँ पर थे? तो ये बताता है कि मैं हान के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। ये सुनकर फिर शू को गुस्सा आती है कि मैं यहाँ पर उसका वेट कर रही थी और ये बस गेम्स खेल रहा था। फिर इतने में शू को किसी की कॉल आने लगती है तो तुरंत ही बाहर चली जाती है और जैन सोचता है कि लगता है उसे फिर से कोई स्कैम कॉल आई है। वो तुरंत ही उसका पीछा करता है और उसे रोकता है। तो ये कहती है कि तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। तो जैन कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। शू इसे बताती है कि अरे पुलिस का कॉल था और मैंने उन्हें कॉल की थी क्योंकि मेरा कुछ खो गया है। फिर जैन भी शू के साथ मिलकर यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फिर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर शू को वही उसका मास्क वाला वीडियो दिखाते हैं जब वो क्लब में। तो फिर भी कहती है कि हाँ मैं यही हूँ। फिर वो उसका नेकलेस उसे वापस कर देते हैं और जैन ये देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम क्लब में गई हुई थी, क्या करने गई थी? तो शू से नहीं बताती है। फिर ऑफिसर कहते हैं कि चलो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को दे दो, ये तुम्हें पहना देगा। तो जैन लेता है और कहता है कि हाँ गर्लफ्रेंड पीछे मुड़ जाओ, मैं पहनाता हूँ। और फिर जैन इसे पहना देता है और फिर दोनों जैसे बाहर आते हैं तो शू इसे इसका कोट वापस करने लगती है। तो जैन कहता है कि नहीं, मेरे ज्यादा इसे तुम्हें जरूरत है, तुम पहने रहो। फिर वो यहाँ जैन से टकरा जाती है तो कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरे नाक पर लग गया, देखो कहीं नाक में से खून तो नहीं आ रहा है। फिर जैसे ये इसके पास आकर इसे देखने लगता है तो शू बहुत ही ज्यादा शाय हो जाती है और जल्दी से घर की तरफ भागती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है और फिर वीकेंड आने वाला होता है तो शू यहाँ पर जैन को मैसेज करती है और कहती है कि आज तो हम लोग जरूर मिलेंगे ना, देखो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर हम ऐसी बात करते रहे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो जैन सोचता है कि सच में ये लड़की कितनी ज्यादा फ्लर्ट करने में माहिर है। फिर वो उसे बताता है कि एक्चुअली ना मैं रिटायर होने वाला हूँ क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड मिल गई है। फिर तो ये यहाँ रोने लग जाती है तो ये इसके पास सामने पहुंचता है और कहता है कि क्या हुआ? तो ये कहती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। ऐसा बोलते हुए ये अपना फोन नीचे गिरा देती है। तो फिर ये मैसेज देख लेता है और कहता है कि अच्छा तो अब तुम मेरे सामने ही एडमिट कर रही हो कि तुम ही वो थी जो मुझसे बात कर रही थी, सच में तुम्हें तो जेल जाना चाहिए ना। शू कहती है कि यानी तुम्हें मेरे बारे में सब पहले से
उसे पता था और तुमने ये सब अभी जानबूझ के किया। ये कहता है कि गुस्सा तो अभी मुझे होना चाहिए ना, कि रोज तुम मुझे हैरेस कर रही थी और यहाँ तुम गुस्सा होने का नाटक कर रही हो। तुम्हें पता है ना ये सब करना इलीगल है। तो अच्छा चलो ये बताओ कि तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही थी। तो ये रोई जा रही होती है, नहीं बता रही होती है। तो ये कहता है कि बताओगी तो ही तो मैं तुम्हें चुप करा पाऊंगा ना। शू कहती है कि अगर तुम चाहते हो मैं चुप हो तो फिर मुझे एक बार तुम्हें टच करने दो। क्या तुम मुझे टच नहीं कर पा रही हो इसलिए सब रो रही हो। तो फिर ये इसे अपनी बीमारी के बारे में बता देती है कि एक्चुअली में ना मेरी ये बीमारी है कि अगर मैंने तुम्हें टच नहीं करी ना तो फिर मेरी स्किन बहुत ही इची होगी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वैसे कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना तो तुम इस बीमारी के बारे में सर्च कर लो, लेकिन प्लीज़ हाँ इस बारे में किसी और को मत बताना। फिर ये यकीन कर लेता है और कहता है कि क्या तुम डरती हो इसलिए तुम्हें ये बीमारी होगी। तो फिर ये बताती है कि बचपन में एक बार एक स्टॉकर ने मेरा पीछा किया था और मुझे टच करने की कोशिश किया था, तभी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और उस टाइम पर मेरे भाई ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, तो फिर मुझे उसके साथ सेफ फील होता था और मैं उसे टच करते ही ठीक हो जाती थी। और इस बार जब तुमने मुझे सेफ किया था तो अब तुम्हें टच करी मैं ठीक हो पाती हूँ। तो फिर ये क्वेश्चन करने लगता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और कहीं जियांग को भी तुम अच्छा फील करती हो इसलिए तो नहीं। देखिए थी बिल्कुल नहीं, उसे टच करने से मैं ठीक नहीं होती हूँ, सिर्फ तुम ही एक हो। तो फिर ये कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा, अगर तुम किसी और को लाइक नहीं करोगे तो। ये इसके लिए मान जाती है, पर फिर भी जैन इस बारे में थोड़ा सोचने का टाइम लेकर चला जाता है और वो हान से कॉल करके इस बारे में डिस्कस करता है। तो हान इसे समझाता है कि ज़रूर वो तुझे लाइक ही करती है। फिर ये वापस से शू के पास आता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। तो शू फिर खुश हो जाती है और कहती कि वैसे लेकिन मैं बदले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है और तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, मैं तो तुम्हारा होमवर्क भी नहीं कर पाऊंगी। तो कहता है कि मुझे ये सब की ज़रूरत ही नहीं है, उल्टा मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। फिर वो इसे परमिशन दे देता है उसे हक करने की और शू फिर जल्दी से जैन को हक करती है और फिर वो अच्छा फील करने लग जाती है। और तभी इतने में शू को उसकी फ्रेंड जिया की कॉल आती है और वो पूछती है कि ये क्या चल रहा है, क्या तुम उस मेल मॉडल को अपडेट कर रही हो। शू जल्दी से उसका कॉल कट करती है और जैन से कहती है कि उसकी बातों पर ध्यान मत देना, वो कुछ भी बकवास कर रही थी। तो फिर जैन मान जाता है। नेक्स्ट डे शू अपनी फ्रेंड जिया के साथ क्लास में होती है और तभी इतने में हान आ जाता है और वो जिया को बाहर भगाकर शू से बात करता है और उसे कहता है कि क्या तुम इस बारे में अच्छे से एक बार सोच सकती हो कि क्या तुम मेरे फ्रेंड को सच में डेट करना चाहती हो, क्योंकि ये जान लो कि वो असल में आजकल किसी लड़की के साथ ऑनलाइन डेट करता रहता है और क्या पता उसकी कोई ऑनलाइन लवर होगी तो फिर ये तुम्हारे लिए अनफेयर होगा। तो कहती है कि हम दोनों कौन सा डेट कर रहे हैं और फिर ये सोचती है कि वैसे भी वो मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर रहा है और इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो मुझे लाइक करता होगा। फिर वो यहाँ पर हान से कह देती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं और जैन थोड़ी ना कभी डेट करेंगे। तभी जैन आते हुए ये सुन लेता है, उसे बहुत ही बुरा लग जाता है और फिर वो अपने फ्रेंड हान के साथ क्लब में जाकर बहुत ही ड्रिंक करने लगता है अपसेट होकर। पर फिर वो अपने आप को मनाने के बाद जब वापस से घर आता है तो शू ने उसके लिए पेस्ट्री तैयार रखी होती है और वो कहती है कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई हो। फिर शू को किसी की कॉल आती है तो वो बाहर चली जाती है और हम देखते हैं कि शू का भाई यहाँ पर उसे मिलने आया होता है। वो यहाँ पर जब उससे बातें कर रही होती है और उसे हक कर रही होती है तभी जैन विंडो से उसे देख लेता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। फिर शू अपने भाई से मिलने के बाद जब वापस से घर आती है तो जैन घर पे होता ही नहीं है और फिर यहाँ पर जिया आ जाती है और उसे बताती है कि जैन हान के घर पे गया हुआ है और वो आज रात नहीं आएगा, तो उसने मुझे भेजा है तुम्हारे साथ रहने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जैन हान के साथ उसके घर पे होता है और उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है और वो बस उसके साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है। और फिर नेक्स्ट डे जैन अपने फ्रेंड हान को लेकर शू को पिक करने के लिए कॉलेज जा रहा होता है और जैसे ये लोग कॉलेज के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर शू का भाई उसे पिक करने आया होता है और वो उसके साथ उसकी फ्रेंड जिया को भी अपने साथ लेकर जाता है। तो फिर ये देखने के बाद जैन को बहुत जेलसी होती है और फिर हम देखते हैं कि जैन कहीं और जब जा रहा होता है तभी वो यहाँ पर शू के भाई को देख लेता है कि वो किसी और लड़की को हक कर रहा है। ये देखते के साथ ही इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि ये शू को चीट कर रहा है। फिर ये जाकर उसे मारने ही लग जाता है और फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और तभी शू अपने भाई के लिए यहाँ पर आती है और फिर वो यहाँ जैन को बताती है कि ये उसका भाई है। और पुलिस ऑफिसर से जैन के भाई को पता लगता है कि जैन इसका बॉयफ्रेंड है। तो फिर शू का भाई तुरंत ही उससे पूछता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो गया। तो जैन यहाँ पर शू के भाई और उसकी सिस्टर इन लॉ से माफ़ी मांगता है कि मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि तुम शू को चीट कर रहे हो और इसके बॉयफ्रेंड हो। फिर शू का भाई तो जैन और शू के लिए मान नहीं रहा होता है कि मैं तुम्हें इसका बॉयफ्रेंड नहीं बनने दूंगा। तभी इतने में ऑफिसर बताते हैं कि तुम्हारी बहन का ये बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है और इसने 2 बार उल्टा तुम्हारी सिस्टर को सेव कर चुका है।
तो फिर ये जानने के बाद शू का भाई खुश होता है और कहता है कि चलो फिर मैं इस बार के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और फिर शू का भाई उसे कह देता है कि याद रखना, जब तक कॉलेज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तुम डेटिंग वगैरह में नहीं पढ़ सकती हो, ठीक है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो फिर शू अपसेट हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू क्लासरूम में अकेली बैठी होती है और वो सो रही होती है। तभी इतने में जैन यहाँ पर पहुंच जाता है और उसके बाजू में बैठकर वो अपना काम करने लगता है। फिर जब शू उठ जाती है तो उसे देखकर वो शॉक होती है और ये कहता है कि क्या तुम यहीं पर ही बैठे रहने वाली हो। तो ये बताती है कि टीचर ने मुझे एक्स्ट्रा काम दिया था जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर ये उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करने लगता है। और फिर इसके बाद दोनों साथ में यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं और जूस खरीद रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर जैन शू के नज़दीक जाता है और उसे कहता है कि तुम अब मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो फिर ये से क्लियर करती है कि मेरे भाई ने मुझे डेटिंग के लिए मना किया है। तो ये कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर है भी नहीं, तो उसको तो भूल ही जाओ। तो शू फिर खुश हो जाती है और जैन उससे अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और कहता है कि देखो मैं सच में तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो फिर वो खुश होने लगती है और ये कहता है कि क्या तुम मुझे फ्री में लेना चाहती हो। तो शू जल्दी से उसका मुंह बंद करती है कि तुम पब्लिक प्लेस में कैसी बात कर रहे हो। जैन कहता है कि क्या हुआ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें चेस करूं तभी तुम मानोगी। तो शू कहती है कि शायद तुम्हें ये करना पड़ेगा और वो भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे वो जब अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ क्लासरूम में होती है तो उसे बता देती है कि जैन अब उसे चेस कर रहा है। तब यहाँ जैन फिर से पहुंच जाता है शू को इम्प्रेस करने के लिए, पर शू उसे अभी भी भाव नहीं देती। इसके बाद जब वो घर पे होती है तो जैन उसे कॉल करता है और फिर यहाँ शू के घर पे अचानक से मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर और ऐसे कुछ स्टाफ पहुंच जाते हैं और शू काफी शौक होती है कि ये कौन लोग हैं। फिर वो लोग इसे रेडी कर देते हैं और शू फिर जैसी बाहर पहुंचती है तो जैन इसे पिक करने आया होता है और फिर वो इसे बहुत ही अच्छी डेकोरेशन वाली जगह पे लेके जाता है और उसे प्रपोज करने लगता है और उसे कहता है कि क्या अब तुम मुझे एक नेम दोगी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो फिर शू फाइनली मान जाती है और कहती है कि हाँ अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर ये जल्दी से उसे उठा लेता है। फिर शू पूछती है कि वैसे तुमने मेरा ड्रेस वगैरह क्यों चेंज करवाया। तो ये कहता है कि आज मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था और ये मोमेंट हमेशा हमें याद रहेगा, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी बात का रिग्रेट हो कि तुम रेडी नहीं थी, तो अब तुम अच्छे से रेडी हो। तो शू खुश होती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। और फिर जैनिया शू को सब बताने लगता है कि उसे उसकी क्या क्या चीजें पसंद है। तो फिर अपनी तारीफें सुनकर वो खुश होती है और फिर जैन शू से किसका पूछने लगता है। तो वो कहती है कि ये ज्यादा जल्दी होगा, तो चलो अभी हम लोग घर चलते हैं। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है तो फिर जल्दी से उसे किस कर लेती है। तो फिर जैन उसे फिर से किस करता है। इसके बाद दोनों साथ घर आ जाते हैं और शू कहती है कि चलो अब मैं अपने रूम में जाती हूँ, पर ये फिर से उसे किस करने की जिद करता है और उसे एक गुड बाय किस भी मांग रहा होता है। तो शू कहती है कि आंखें बंद करो और वो जल्दी से अपने रूम में आ जाती है और फिर वो खुश हो रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे वीडियो कॉल करती है और कहती है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम और जैन डेट कर रहे हैं। तो ये कहती है कि बस कुछ ही घंटे हुए हम दोनों को साथ होकर, और मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन तुम्हें पहले कैसे पता चल गया। तो जिया कहती है कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कॉलेज के सभी लोगों को पता लग गया होगा क्योंकि जैन ने खुद ही पोस्ट करा है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू और जैन साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और शू की बीमारी अब ठीक हो चुकी हो और शू की बीमारी अब जैन की वजह से काफी हद तक ठीक हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि शू की जो क्लासमेट उसे बहुत ज्यादा जेलस थी, वो उसका नाम खराब करने के लिए उसकी हाई स्कूल वाली फोटोज को पोस्ट कर देती है और सभी के सामने उसकी झूठी रूमर फैला रही होती है। फिर शू का नाम खराब हो जाता है तो वो अपसेट होती है। जैन उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर वो उस क्लासमेट की सच्चाई सभी को दिखा देता है और फिर शू का नेम क्लियर हो जाता है। फिर इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है शू से बात करने के लिए। तो जैन कहता है कि जाओ तुम मुझसे सब कुछ क्लियर कर लो। जियांग शू से कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझे हाई स्कूल टाइम से लाइक करती हो, और अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों करी। शू कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुमने कभी मुझे रियल में लाइक करे ही नहीं और उल्टा तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और मैं ऐसे बंदे के साथ कभी साथ रह ही नहीं सकती हूँ, बल्कि मुझे किसी ऐसे का साथ चाहिए था जो हमेशा मेरे साथ दिल से हो और जो मेरी रिस्पेक्ट करे, और वो तुम नहीं हो सकते। ऐसा बोलकर फिर वो जाके जैन का हाथ पकड़ती है और इसके सामने से ही चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शू और जैन साथ में बातें करते हुए अपना डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा परफेक्ट हैं और सच में एक दूसरे की किस्मत है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।